कल्पना कीजिए, आप अपने जुड़वां भाई को दफना रहे हैं और फिर उसकी चीजों के साथ जो टूटी हुई पॉकेट घड़ी आपके हाथ में थमाई जाती है, उसे खोलते ही आप अपने ही मन के भीतर वह ठीक क्षण देखते हैं जब उसके सबसे प्रिय लोगों ने उसकी छाती में अपनी तलवारें उतार दी थीं। अब कल्पना कीजिए कि वह घड़ी इससे भी अधिक कुछ करती है। वह आपको मिटाकर उसके ऊपर लिखने लगती है। उसकी यादें आपकी यादों में घुल जाती हैं, उसकी शक्तियां आपकी हड्डियों में बस जाती हैं और एक सिस्टम आपको वह सब कुछ प्रदान करता है जो वह था, इस शर्त पर कि आप उसकी चढ़ाई पूरी करें। तो यह पूरी कहानी जिस प्रश्न पर टिकी है वह यह है, जब आप देवताओं द्वारा बनाए गए एक टॉवर की चोटी पर पहुंचे और उस स्त्री के सामने खड़े हों जिसने उसे झर दिया था और उन मित्रों के सामने जिन्होंने उसे धोखा दिया था, क्या तब भी बदला ही आपकी सबसे बड़ी चाह होगी? इस रीकैप के अंत तक आप ठीक ठीक जानेंगे कि चा योन वू क्या बन जाता है और आप जानेंगे कि टॉवर की सबसे ऊंची चोटी पर उसका इंतजार कौन कर रहा था। यह है सेकंड लाइफ रैंकर। मैं आपको पूरी कहानी शुरू से अंत तक ले जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चा योन वू एक शांत कठोर आदमी है। उसने एक सैनिक के रूप में सेवा की, धरती की कुछ भयानकतम जगहों में टोही अभियान चलाए और वहीं युद्ध भूमि में एक निर्मम उपनाम कमाया। कैं वह अपने आप में सिमटा रहता है। इस दुनिया में जिसे वह सच्चे मन से प्यार करता है वह है उसका जुड़वां भाई चा जोंगवू, जो 5 साल पहले बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। फिर वह फोन आता है, जोंगवू का शव मिल गया है और परिवार को लौटाए गए कुछ थोड़े से सामानों में एक छटकी हुई पुरानी पॉकेट घड़ी है। जब योनवू उसे खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घड़ी घड़ी नहीं है, वह एक रिकॉर्डिंग है, उसके भाई के अंतिम वर्षों को समेटे हुए एक पात्र। और जब योनवू उसमें झांकता है तो वह जोंगवूस की यादों में इस तरह खींच लिया जाता है जैसे वे उसकी अपनी हों। उसे पता चलता है कि उसका भाई किसी युद्ध या दुर्घटना जैसी साधारण चीज में नहीं खोया था। जोंगवू को ओबलिस्क में खींच लिया गया था। सूर्य देव का टॉवर एक विशाल संरचना जो अनगिनत लोकों, आयामों और ब्रह्मांडों को जोड़ती है, जहां प्लेयर्स कहलाने वाले मनुष्य मंजिल दर मंजिल चढ़ते हैं, शक्तिशाली होते जाते हैं, एक ऐसे सिस्टम में जो उन्हें किसी खेल के पात्रों की तरह अंक देता है। और जोंगवू कोई साधारण चढ़ाई करने वाला नहीं था। वह उठकर उस टॉवर के इतिहास के सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित उच्च रैंकर्स में से एक बन गया था। प्रशंसित, अनुसरण किया गया, प्रिय, और ठीक इसी कारण उन्होंने उसकी हत्या कर दी। घड़ी के भीतर की डायरी योनवू को असह्य विस्तार में सच दिखाती है। उसके भाई को उन लोगों ने धोखा दिया जो उसके सबसे करीब थे। उसकी अपनी प्रेमिका, उसके अपने साथी, वे महाशक्तियाओं जिनसे उसने गठजोड़ किया था। उन्होंने उसे झर दिया, उसे घेरा और उसके सीने में डिवाइन आयरन से बनी तलवारें उतार दी। वह एकमात्र धातु जो उसे मार सकती थी, जितना शक्तिशाली वह बन चुका था। यह उन्होंने उसकी विरासत छीनने के लिए किया। और जब जोंगवू मर रहा था, अकेला और मित्रवत चेहरों से घिरा हुआ, तो उसने वह सब कुछ घड़ी में दर्ज कर दिया। एक स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं, एक विरासत के रूप में। योनवू घड़ी बंद कर देता है और जो आंखें खोलता है वह अब केवल एक शोकाकुल भाई नहीं है। अब उसके पास एक नामों की सूची है, एक लक्ष्य है, और उसकी आंखों के पीछे अपनी जगह लेने लगी है उसके भाई की शक्ति की शुरुआत। पर शोक इस कहानी की जकड़ नहीं है। देखिए कि योनवू उस शोक के साथ क्या करता है, क्योंकि वह न चीखता है न टूटता है, वह तैयारी करता है। योनवू एक प्लेयर बनता है और ओबलिस्क में प्रवेश करता है और तुरंत ही इस विधा के सामान्य नियम उसके इर्द गिर्द झुक जाते हैं। ज्यादातर चढ़ाई करने वाले कच्चे, भयभीत, शक्ति के हर टुकड़े के लिए तड़पते हुए प्रवेश करते हैं। योनवू वहां प्रवेश करता है एक ऐसे आदमी का सिस्टम डेटा, कठिन अर्जित ज्ञान और सुप्त क्षमताएं लेकर जो पहले ही दर्जनों मंजिलों पर विजय पा चुका था। वह जानता है कौन सी शुरुआती परीक्षाएं जाल हैं। वह जानता है कौन सा राक्षस क्या गिराता है। वह जानता है कौन सी छिपी हुई खोजें कहां दबी हैं, क्योंकि उसका भाई इस रास्ते पर पहले चला था और सब कुछ लिख गया था। वह अपने चेहरे और अपने नाम को अपने पुराने कोड नाम कैनाक्सीकुचिक के पीछे छिपा लेता है, ताकि उसके भाई के हत्यारे जो अब भी ऊपरी टॉवर पर राज करते हैं ये समझ ही ना पाए कि एक मरे हुए आदमी का जुड़वां
उनकी ओर चढ़ा आ रहा है और फिर वह अपनी उस विशेषता को उजागर करता है जो उसे परिभाषित करती है। योन वू शब्द के सबसे शाब्दिक अर्थ में एक संचयकर्ता, एक होर्डर है, जहां बाकी प्लेयर्स विशेषज्ञ बनते हैं। एक हथियार, जादू की एक शाखा, एक साफ सुथरा निर्माण चुनते हैं। वहीं योन वू कुछ भी फेंकने से इनकार कर देता है। हर कौशल, हर मंत्र, हर युद्ध कला, किसी मरे हुए शत्रु की तकनीक का हर टुकड़ा वह इकट्ठा करता है, तोड़ता है और अपने भीतर सी लेता है। वह उन निम्न श्रेणी की क्षमताओं को जमा करता है जिन्हें बाकी सब त्याग देते हैं और उन्हें धैर्य से घिस-घिस कर कुछ राक्षसी बना देता है। वह युद्ध कलाओं को जादू के साथ जोड़ता है, कीमियागरी को तलवारबाजी के साथ, जब तक कि उसका शस्त्रागार एक कबाड़ दराज न बन जाए जिसे कोई भी शत्रु पढ़ ही न सके। टॉवर के बाकी प्लेयर्स उसे इसी नाम से जानने लगते हैं, द हॉर्डर। आधा अपमान, आधा चेतावनी, पर उसकी सबसे महत्वपूर्ण विरासत उसके रक्त में है। अपने भाई की धरोहर के माध्यम से योन वू में एक ड्रैकोनिक, नागवंशी वंशावली जाग उठती है। उसे ड्रैकोनिक आइज प्राप्त होती है, ऐसी आंखें जो जिस भी चीज को देखती हैं उसकी संरचना पढ़ लेती है, शत्रु के कमजोर स्थानों को, ऊर्जा के प्रवाह को, यहाँ तक कि किसी तकनीक की छिपी हुई बुनावट तक को इतनी स्पष्टता से पढ़ लेती है कि वह उसे देखते ही अपना बना ले। उसका शरीर बदलने लगता है, मनुष्य से हटकर किसी अधिक प्राचीन और कहीं अधिक खतरनाक चीज की ओर सरकने लगता है। जिस भाई की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वह अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था, उसने अपने जुड़वां को और भी अधिक शक्तिशाली बनने का बीज सौंप दिया है। मंजिल दर मंजिल योन वू चढ़ता है। वह साथी जुटाता है, निर्भीक, वफादार साथी, जो कैन के मुखौटे के पीछे के उस ठंडे, न्यायप्रिय, अथक आदमी की ओर खींचे चले आते हैं। और वह शत्रु भी जुटाता है क्योंकि उसके तरीके निर्मम हैं और उसका धैर्य अटूट है। उसे कोई जल्दी नहीं है। जिन्हें वह ढूंढ रहा है वे उस संरचना की छोटी पर बैठे हैं जिसकी दर्जनों मंजिलें अभी उसके ऊपर हैं। उसके पास समय है और वह उस पूरे समय का उपयोग करने का इरादा रखता है। यहीं पर यह कहानी एक बदले की थ्रिलर होना बंद कर देती है और कहीं अधिक विशाल बन जाती है। जैसे जैसे योन वू चढ़ता है, वह बार बार टॉवर के देवताओं और दानवों से टकराता है, क्योंकि ओबलिस्क केवल एक काल कोठरी नहीं है। इसकी ऊपरी मंजिलें दिव्य प्राणियों, विशाल चेतनाओं का घर है जो नश्वर प्लेयर्स को उसी तरह प्रायोजित करती हैं जैसे संरक्षक अपने चैंपियन को पूजा, ध्यान और मनोरंजन के बदले उन्हें शक्ति उधार देती है। ज्यादातर प्लेयर्स किसी एक देवता की कृपा के लिए बेतहाशा तड़पते हैं। योन वू उनकी पूरी भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और इसका कारण सीधे उसकी विरासत तक जाता है। उसके भाई की धरोहर में दबा हुआ है सृष्टि के सबसे भयावह नाम से एक संबंध, द ब्लैक किंग। ब्लैक किंग लगभग अकल्पनीय शक्ति का एक अस्तित्व है, टॉवर की ऊपरी परतों के गहनतम देवताओं और दानवों से बंधा हुआ एक सॉवरेन जिसका राज्य स्वयं मृत्यु है। उन प्राणियों की गिनती के अनुसार जो सच जानते हैं, वह सृष्टि में विद्यमान सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है और वह प्रतीक्षा में बैठी हुई एक महाविपत्ति भी है। ब्लैक किंग मुक्त नहीं है। यदि कभी वह पूरी तरह जाग जाए और बिना बंधन के टॉवर में चले तो वह युद्ध नहीं होगा, वह अंत होगा, खेल खत्म। ओबलिस्क जिन जिन लोगों को जोड़ता है उन सब के लिए। और यह पता चलता है कि योन वू उससे वंशावली से जुड़ा है, उस भयानक विरासत का एक वंशज। यही कारण है कि टॉवर की व्यवस्था ऊपरी मंजिलों से इतनी आतंकित है। 77वीं मंजिल पर एक रक्षक तैनात है। टॉवर का हर युग का सर्वश्रेष्ठ रैंकर बिवासबट नामक एक अस्तित्व ऑल फॉर वन वहां चढ़ाई करने के लिए तैनात नहीं है। वह वहां बाकी सबको रोकने के लिए तैनात है, ऊपर की मंजिलों तक का रास्ता बंद करने के लिए एक विशिष्ट कारण से, ताकि ब्लैक किंग कभी किसी योग्य शिष्य को, किसी ऐसे पात्र को जिसके माध्यम से वह पूरी तरह जाग सके, न ढूंढ पाए न पा पाए। ऊपरी टॉवर की पूरी वास्तुकला, उसकी चौकियां और उसके भय केवल उस एक चीज को होने से रोकने के लिए बनी है, जो योन वू को एक असंभव स्थिति में डाल देता है, जो वंशावली उसे इतना शक्तिशाली बनाती है कि वह अपने भाई के हत्यारों के पीछे टॉवर पर चढ़ सके। वही वंशावली उसे उसी प्रकार का पात्र चिह्नित कर देती है जिसे रोकने के लिए पूरा टॉवर बना है। अपने बदले तक पहुंचने के लिए, इतनी ऊंचाई तक चढ़ने के लिए उसे ठीक वही चीज बनना होगा जिससे देवता सबसे अधिक डरते हैं। ऊपर का हर कदम
उसे अपने लक्ष्यों के करीब लाता है, और एक ऐसी शक्ति के करीब भी जो उसे और उसके साथ पूरे संसार को निगल सकती है। योनवू इससे नहीं डगमगाता, वह इसका अध्ययन करता है। वह इसे भी उसी तरह जमा करता है जैसे वह हर चीज जमा करता है। दिव्य कृपाओं को, दानवीय संरक्षण को और ब्लैक किंग की भयानक विरासत को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ते हुए, केवल एक पात्र होने से इनकार करते हुए और उसी ठंडे धैर्य के साथ जोर देते हुए कि नियंत्रण उसी के हाथ में रहे, वह मृत्यु की विरासत को चलाना सीख जाता है, बिना उसे एक कोट की तरह अपने ऊपर पहने। पर हम यहाँ ब्रह्मांडीय दांव के लिए भी नहीं आए हैं, हम यहाँ उस सूची के लिए आए हैं। तो चलिए आखिर वे नाम कह ही लेते हैं और हॉर्डर को उन्हें एक एक करके काटते हुए देखते हैं। जोंगवूस की हत्या एक हाथ का काम नहीं थी, यह शक्तिशाली लोगों की एक साजिश थी। हर एक का अपना लालची कारण था कि वह क्यों उसे मरा हुआ और उसके खजानों को लावारिस देखना चाहता था। एक थी विएरा ड्यून, उसकी प्रेमिका। यही सबसे गहरा घाव है। उसने केवल जोंगवू को धोखा नहीं दिया, उसने एक और शक्ति के साथ साजिश की, उसे जहर देने की, उसके मरते शरीर से उसके संचित सार का सोल स्टोन छीनने की। और इस कहानी की सबसे राक्षसी बात यह है कि जोंगवू के साथ जो संतान उसने जनी थी, उसे भी एक भावी पात्र से अधिक कुछ नहीं समझा गया। उसकी अपनी आत्मा स्थानांतरण क्षमताओं के लिए एक ताजा शरीर, जिसमें एक दिन वह खुद उतर सके। उसका प्रेम एक लंबा धोखा था और जोंगवू उसका शिकार। फिर थे उसके साथी लियोन्टे और बाहल, साथी रैंकर, जिन्होंने उस आदमी के खिलाफ अपनी तलवारें उठाईं जो उनके साथ लड़ा था, शक्ति और पद के लिए उसके खिलाफ हुए विद्रोह में शामिल हो गए। फिर था बायलुक, जिसका हत्या में हाथ शायद सबसे भारी था, और उन सब के पीछे खड़े थे बड़े गुट, द रेड ड्रैगन, ऊपरी टॉवर का सबसे शक्तिशाली गुट, और उसकी भयानक नेता द समर क्वीन और द ग्लटनस एम्परर, ऐसे दिग्गज जिन्होंने इस साजिश को उस आदमी को गिराने की मांसपेशी उधार दी जिसे उनमें से कोई एक अकेला कभी न हरा पाता। यही वह दीवार है जिसकी ओर योनवू चढ़ रहा है, कोई एक शत्रु नहीं। टॉवर के सबसे शक्तिशाली लोगों का एक गठजोड़, जिसने मान लिया था कि यह राज उस भाई के साथ ही दफन हो गया जिसे उन्होंने दफनाया था, और एक एक करके केन उन तक पहुंचता है। वह यह उसी तरह करता है जैसे वह हर चीज करता है, व्यवस्थित तरीके से, बिना नाटक, एक ऐसे आदमी के धैर्य के साथ जिसने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि इसमें वर्षों लगेंगे। वह पहले लेफ्टिनेंटों को तोड़ता है, साजिश की निचली परतें छीलता जाता है, उन्हें मारते हुए ही उनकी तकनीकें अपने भंडार में समेटता जाता है। वह गठजोड़ों को उजागर करता है, टॉवर के गुटों को आपस में भिड़ाता है, और जहां संभव हो शक्तिशालियों को एक दूसरे के हाथों नष्ट होने देता है। उसे किसी सम्मान के द्वंद्व में कोई रुचि नहीं है। उसके भाई को कोई सम्मान नहीं दिया गया था। योनवू हत्यारों को ठीक वही मृत्यु देना चाहता है जो उन्होंने जोंगवू को दी थी, घिरे हुए, धोखे में डूबे हुए, और तब तक बहुत देर से यह समझते हुए कि पहली बार में ही उसकी पूरी तरह से समाप्ति सुनिश्चित कर लेनी चाहिए थी। इन टकरावों को जो चीज जमा देती है वह यह है कि योनवू कभी यह नहीं दिखाता कि बदला साफ चीज है। कहानी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। वह अपने भाई की यादें अपने भीतर लिए फिरता है, उस प्रेम सहित जो कभी जोंगवू ने इन्हीं लोगों के लिए महसूस किया था जो अब सूची में हैं। जब वह विएरा ड्यून के सामने खड़ा होता है तो वह केवल अपने भाई की हत्यारिन के सामने नहीं होता, वह उस स्त्री के सामने होता है जिसे उसका भाई पूजता था, ऐसी आंखों से देखते हुए जिनमें उसकी अपनी ठंडी घृणा और एक मरे हुए आदमी की कोमलता दोनों समाई हैं। घड़ी ने उसे उस सब का उत्तराधिकारी बना दिया है जो जोंगवू था, और उसमें वे घाव भी शामिल हैं जिन्हें केवल बदले से नहीं भरा जा सकता। फिर भी वह चढ़ता है, फिर भी वह नाम काटता है, क्योंकि एक ही विकल्प है, उन्हें वह चीज रखने देना जो उन्होंने छीनी, अपने भाई की मौत को व्यर्थ हो जाने देना। और यही एक परिणाम है जिसके साथ योनवू जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसा आदमी कितनी ऊंचाई तक जाता है? पूरी ऊंचाई तक। योनवूज की चढ़ाई उसे निचली मंजिलों के एक मुखौटाधारी अनजान से ले जाती है द 9 किंग्स में से एक तक। वह पदवी जो इस पीढ़ी के सबसे राक्षसी रैंकरों के लिए आरक्षित है, वे मुट्ठी भर चढ़ने वाले जिनकी शक्ति उस रैंक व्यवस्था से आगे बढ़ चुकी है जिसे उन्हें मापने के लिए बनाया गया था।
अब वह कमजोरी से नहीं, कैन के मुखौटे के पीछे नहीं छिपता। ऊपरी टॉवर तक पहुंचते पहुंचते कैन नाम कुछ ऐसा हो चुका होता है जिसे शक्तिशाली लोग सावधानी से उच्चारते हैं, क्योंकि जिसने हॉर्डर को कम आंका वह अब जीवित नहीं है, और वह जितना ऊंचा चढ़ता है कहानी के दोनों इंजन उतना ही एक होते जाते हैं। बदला और ब्रह्मांडीय आतंक कभी अलग सूत्र थे ही नहीं, वे एक ही सूत्र हैं। हत्यारों ने जोंगवू को उसी विरासत को छीनने के लिए मारा, वही विरासत जो ब्लैक किंग से जुड़ी थी। टॉवर के रक्षकों ने ऊपरी मंजिलों पर पहरा इसीलिए बिठाया कि वह विरासत कभी न जागे। अपने भाई की धरोहर संभालकर और मरने से इनकार करके योनवू वह जीवित चौराहा बन गया जहां हर गुट का सबसे बड़ा डर हर गुट के सबसे गहरे लालच से मिलता है। अपना बदला पूरा करने के लिए उसे रक्षक ऑल फॉर वन को पार करना होगा और उन लोगों तक पहुंचना होगा जहां उसके भाई के हत्यारे और टॉवर के देवता दोनों बसते हैं। उसमें जीवित रहने के लिए उसे मृत्यु की विरासत को साधना होगा, बिना उस प्रलय में बदले जिससे देवता आतंकित हैं। जो चीज इस बेतु की बुनियाद को एक आदमी एक जादुई पॉकेट घड़ी के जरिए अपने मरे हुए जुड़वाओं की विरासत लेता है और अक्षरशः देवताओं से भी बड़ा हो जाता है, बेतु की होकर बिखरने से रोकती है, वह यह है कि कहानी हर धड़कन को पूरी गंभीरता से निभाती है। शोक असली है, धैर्य असली है, कीमत असली है। योनवू किसी संयोग या भाग्य से देवता नहीं बनता, वह उसी तरह देवता बनता है जैसे वह हर चीज बनता है, उन टुकड़ों को जमा करके जिन्हें कोई और मोल नहीं देता और उन्हें राक्षसी अनुशासन से घिस घिस कर शक्ति में बदल देता है। हर असंभव कदम पिछले कदम पर टिका होता है। इसलिए जब वह शांत सैनिक जिसने कभी अपने घर में एक टूटी घड़ी खोली थी द 9 किंग्स के बीच खड़ा होता है, सृष्टि के सबसे शक्तिशाली अस्तित्व की विरासत को स्थिर हाथ में थामे, तो यह सस्ता नहीं लगता। यह उस आदमी का अनिवार्य अंत लगता है जिसने उस दिन तय कर लिया था जब उसका भाई एक ताबूत में लौट आया गया था कि वह किसी भी चीज को, न देवताओं को, न राजाओं को, न स्वयं मृत्यु को, अपने और टॉवर की चोटी के बीच खड़े नहीं होने देगा। यह उपन्यास उस चढ़ाई को 800 अध्यायों और 32 पूर्ण खंडों में फैलाता है, जबकि साइड कहानियां अब भी खुलती जा रही हैं और यह वह चीज कभी नहीं खोता जिसके साथ यह शुरू हुआ था। एक भाई, एक घड़ी और एक कब्र पर किया गया वचन। योनवूस की जीत जब आती है तो किसी पावर फैंटेसी की उन्मादी विजय नहीं होती, वह एक ऐसे आदमी की गंभीर अर्जित मंजिल होती है जिसने पूरा मूल्य चुकाया है, जो देवताओं द्वारा बनाई गई एक दुनिया में एक मरे हुए आदमी का हृदय लेकर घुसा और मंजिल दर मंजिल उसे कभी नीचे रखने से इनकार करता रहा। सेकेंड लाइफ रैंकर, दुबियोन सनन रेंको, ए रैंकर हु लिव्स ट्वाइस, सडोयोन द्वारा एक वेब उपन्यास के रूप में शुरू हुआ और इस विधा की सबसे प्रिय टॉवर चढ़ाई बदले की गाथाओं में से एक बन गया। एक अत्यंत लोकप्रिय मनहुआ में रूपांतरित हुआ और वुक्सिया वर्ल्ड और काकाओ पेज जैसे मंचों पर अंग्रेजी में क्रमबद्ध प्रकाशित हुआ। उपन्यास 32 खंडों में फैले 800 अध्यायों पर पूर्ण है और साइड कहानियां भी मुख्य चढ़ाई से आगे की दुनिया को जारी रखे हुए हैं। यदि आपको एक ठंडा कुशल नायक पसंद है, एक ऐसा आदमी जो शोक को पद्धति में बदल देता है, जो देवताओं से अधिक चतुर और राक्षसों से अधिक धैर्यवान है और जो एक पल के लिए भी घड़ी में देखे उस चेहरे को नहीं भूलता, तो यह इस विधा की बेहतरीन कहानियों में से एक है। यह बदला है, धैर्य, विस्तार और एक ऐसे हृदय के साथ किया गया जो शांत होने से इनकार करता है। अगर इस रिकैप ने आपको अंत तक बांधे रखा तो सब्सक्राइब कीजिए। मानहुआ रिकैप वॉल्ट उन कहानियों को कवर करता है जो इस विधा को परिभाषित करती हैं और बी सेकंड लाइफ रैंकर इसकी सबसे तेज धार वाली तलवारों में से एक है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले रिकैप में मिलते हैं।